हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन ज्ञानी शिक्षा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगम काल के बारे में और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। क्योंकि लिख तो सब कोई लेता है, पढ़ तो सब कोई लेता है, लेकिन याद करना बहुत बड़ी बात है। और आज की इस वीडियो में इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे के सारे प्रश्नों को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संगम काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो जो संगम काल का समय माना जाता है वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का समय क्या कहलाता है, संगम काल कहलाता है। कब से कब तक, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का समय संगम काल कहलाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ईसा पूर्व और यहाँ पर है ईस्वी। और हम आगे चलते हैं और हम अब बात कर लेते हैं कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम का अर्थ होता है संघ या फिर परिषद या गोष्ठी अथवा संस्थान। ये सभी के सभी क्या होते हैं, संगम के अर्थ होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। और हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। याद रखना आप लोग, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत है कहाँ पर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र। कहाँ पर, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है दक्षिण भारत। और हम आगे चलते हैं और आगे बताया जा रहा है कि संगम तमिल कवियों का एक संगम या फिर सम्मेलन था। किसका, तमिल कवियों का एक संगम या फिर सम्मेलन था। आप लोग इसको भी याद रखना कि जो संगम है यह तमिल कवियों का एक संगम या फिर सम्मेलन था। और आगे चलते हैं हम और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। कब, 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं तीनों संगमों के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है संगम और अध्यक्ष। हम बात करेंगे तीनों संगमों के बारे में और तीनों संगमों का अध्यक्ष। तो यहाँ पे प्रथम संगम है। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य हैं। और द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य एवं तोलकप्पियर हैं। कौन है, अगस्त्य एवं तोलकप्पियर हैं द्वितीय संगम के अध्यक्ष। और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन है, नक्कीरर हैं। कौन है, नक्कीरर हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य हैं। द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य एवं तोलकप्पियर हैं। और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन है, नक्कीरर हैं। और आगे चलते हैं हम और यहाँ पे बताया जा रहा है राज्य और राज्य चिन्ह। तो यहाँ पे संगम काल से संबंधित कुछ राज्य हैं और उसके राज्य चिन्ह हैं। तो उन राज्य को हम पढ़ेंगे और उसके राज्य चिन्ह को हम पढ़ेंगे और वो भी इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं, पहला यहाँ पे दिया गया है चेर राज्य। तो चेर राज्य का राज्य चिन्ह क्या है, धनुष है। क्या है, धनुष है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप लोग इसको याद कैसे रख सकते हो। तो चेर से याद रखना क्या, चेर से याद रखना शेर। क्या याद रखोगे, शेर याद रखोगे। और यहाँ पर है धनुष। तो शेर को किससे मारा जा सकता है, केवल और केवल धनुष से मारा जा सकता है। क्योंकि हम अगर शेर के पास जाएंगे तो शेर हमको क्या करेगा, खा जाएगा, हम शेर को नहीं मार पाएंगे। इसलिए शेर को किससे मारा जा सकता है, केवल और केवल धनुष से मारा जा सकता है। इसलिए चेर राज्य का राज्य चिन्ह क्या हो जाएगा, धनुष हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा यहाँ पे राज्य है चोल राज्य। क्या है, चोल राज्य। और चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या है, बाघ है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे चोल से याद रखना चाल। क्या याद रखोगे, चाल याद रखोगे। और यहाँ पर है बाघ। तो बाघ की चाल कैसी होती है, बहुत ही खतरनाक चाल होती है मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक चाल होती है। आप लोग देखे भी होंगे कि बाघ की चाल कैसी होती है। तो कैसी होती है, बाघ की चाल बहुत ही खतरनाक होती है। तो क्या हो जाएगा, चोल। चोल से याद रखना चाल। और चाल किसकी खतरनाक होती है, बाघ की। तो चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो राज्य है वो है पांड्य राज्य। और पांड्य राज्य का राज्य चिन्ह क्या है, मछली है। क्या है, मछली है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो याद रखना यहाँ पर
यहाँ पे याद रखना पांडव, पांडव से क्या याद रखोगे यहाँ पे पंडित, जो पंडित कास्ट के लोग होते हैं वो मछली नहीं खाते हैं। क्या करते हैं? मछली नहीं खाते हैं। तो कौन नहीं खाता है मछली? पंडित कास्ट के लोग जो मछली नहीं खाते हैं। पांड्य से क्या याद रखोगे? पंडित, तो पंडित लोग मछली नहीं खाते, इसलिए क्या हो जाएगा? पांड्य राज्य का राज्य चिन्ह मछली हो जाएगा। याद हो जाएगा? हाँ याद हो जाएगा। अब बस आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लेना, इस ट्रिक को समझ लेना और फिर से आप लोग वीडियो को देख लेना। और हम बात करते हैं आगे की, और यहाँ पे हम बात करेंगे आप पुस्तक और यहाँ पे लेखक। तो संगम काल से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं, हम इसको भी याद करेंगे, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे पहली पुस्तक है वो है तोल्काप्पियम है। क्या है? तोल्काप्पियम है। और तोल्काप्पियम के संस्थापक कौन है? तोल्काप्पियर है। कौन है? तोल्काप्पियर हैं। तो हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप इसको याद कैसे रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे कुछ भी आपको ये नहीं याद रखना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर पढ़िए तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे बोल रहा है तोल और यहाँ पे बोल रहा है तोल, तो तोल और तोल क्या है? कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यहाँ पे है कप्पियम और यहाँ पे है कप्पियर, तो क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम का क्या हो जाएगा लेखक? तोल्काप्पियर हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग ऑप्शन में टिक मार सकते हो। बस याद हो गया पहला? हाँ याद हो गया। अब बात करते हैं दूसरा का, और दूसरा यहाँ पे है शिल्पाधिकारम। क्या है? शिल्पाधिकारम पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? इलांगो आडिगल है। कौन है? इलांगो आडिगल है। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो? तो हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो यहाँ पे आप केवल याद रखना शिल्पा, क्या याद रखोगे? शिल्पा याद रखोगे। और यहाँ पे आडिगल याद रखना। आडिगल से आप लोग याद रखना कि आधी पागल। तो शिल्पा नाम की लड़की कैसी है? आधी पागल है मेरे भाई, आधी पागल है। तो शिल्पा नाम की कैसी है? आधी पागल है। तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन हो जाएगा? आधी पागल, यानी कि इलांगो आडिगल हो जाएगा। याद हो जाएगा? हाँ याद हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी पुस्तक। तो जो यहाँ पे तीसरी पुस्तक है वो है मणिमेखलाई। क्या है? मणिमेखलाई है। और यहाँ पे इसके लेखक कौन है? शीतलय सतनार हैं। कौन है? शीतलय सतनार हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग केवल याद रखना मणि। क्या याद रखोगे? मणि याद रखोगे। और यहाँ पे याद रखना शीतलय से शीतल। क्या याद रखोगे? शीतल। तो मणि कैसी होती है? बहुत ही शीतल होती है। कैसी होती है? मणि बहुत ही शीतल होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? मणिमेखलाई के लेखक कौन हो जाएगा? शीतलय सतनार हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथी पुस्तक। तो यहाँ पे चौथी पुस्तक क्या है? जीवक चिंतामणि। क्या है? जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुत्तकदेवर हैं। कौन है? तिरुत्तकदेवर हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप इसको कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग केवल याद रखना चिंता। क्या याद रखोगे? चिंता याद रखोगे। और यहाँ पे याद रखना देवर। क्या याद रखोगे? देवर। तो क्या यहाँ पे ट्रिक बनेगी? चिंता मत करो आपका देवर मिल गया है। चिंता मत करो आपका देवर मिल गया है। क्या हो जाएगा? जीवक चिंतामणि के लेखक क्या हो जाएंगे? तिरुत्तकदेवर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन में बिल्कुल टिक मार सकते हो। याद हो जाएगा? हाँ याद हो जाएगा। अब बात करते हैं और आगे की। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे क्षेत्र और उसका अर्थ। यहाँ पे संगम काल से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं और उसका अर्थ क्या होता है ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं कुरिंजी। क्या है? कुरिंजी क्षेत्र है। और कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। क्या है? पहाड़ी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग कुरिंजी से याद रखना गंजी। क्या याद रखोगे? गंजी याद रखोगे। तो सबसे ज़्यादा गंजी कहाँ होती है मेरे भाई? पहाड़ी इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा क्या होती है? गंजी होती है। याद हो गया? हाँ याद हो गया। कुरिंजी से याद रखना गंजी। गंजी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पहाड़ी इलाकों में होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्षेत्र की। तो जो दूसरा क्षेत्र है वो है पालई। क्या है? पालई क्षेत्र है। और पालई क्षेत्र का अर्थ क्या है? मरुभूमि या फिर निर्जल स्थल है। क्या है? निर्जल स्थल है। आप लोग इसको याद रख लेना।
अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो तीसरा क्षेत्र है वो है मुल्लाई। क्या है? मुल्लाई। और मुल्लाई का अर्थ क्या है? जंगल। क्या है? जंगल है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक कि आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप मुल्लाई से याद रखना मलाई। क्या याद रखोगे? मलाई याद रखोगे। और जंगल है, क्या है? जंगल। यहाँ पे जंगल से जंगल ही रहने दो। मुल्लाई से केवल क्या याद रखना है? मलाई। तो मलाई आपको कहाँ नहीं मिलेगी? जंगल में आपको मलाई नहीं मिलेगी। अगर मलाई खाना है तो जंगल से बाहर निकलो मेरे भाई, जंगल से बाहर जाओगे तभी आपको मलाई खाने को मिलेगा। याद हो गया? हाँ याद हो गया। अब बात करते हैं जो अगला है वो है मरुदम क्षेत्र। क्या है? मरुदम क्षेत्र। और मरुदम क्षेत्र का यहाँ पे अर्थ क्या है? कृषि भूमि है। क्या है? कृषि भूमि है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इसकी हम ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पे आप मरुदम से याद रखना मरते, याद रखोगे? मरते दम तक। मरते दम तक हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। वो भी कहाँ? भूमि में कृषि करेंगे मरते दम तक। क्योंकि अगर हम कृषि नहीं करेंगे मेरे भाई तो खाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे ना, खाने को हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? मरते दम तक क्या करेंगे मेरे भाई? कृषि करेंगे। वो भी कहाँ? भूमि में कृषि करेंगे। तो मरुदम का क्या हो जाएगा अर्थ? कृषि भूमि हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो है वो है नेउल। क्या है? नेउल क्षेत्र है। और इसका जो अर्थ होता है वो है तटीय प्रदेश। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, आप इसको कैसे याद रखोगे? नेउल से याद रखना नेवला। क्या याद रखोगे? नेवला याद रखोगे। तो नेवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा नेवला पाया जाता है। कहाँ पर? तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा नेवला पाया जाता है। याद हो जाएगा? हाँ याद हो जाएगा। आप लोग बस एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना और मेरी बातों को अच्छे से सुन लेना कि ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है। अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन की। तो आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? क्या? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेर। मुजरिस जो है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है तमिल भाषा का मणिमेकलई। मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? क्या? तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कहाँ पर संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कदम्ब। और अगला क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन। अगला क्वेश्चन है तोलकपियम। क्या है? तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण और काव्य से। और अगला क्वेश्चन है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? क्या क्वेश्चन है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल भाषा। और अगला क्वेश्चन है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांड्य। और अगला क्वेश्चन है मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर इस क्वेश्चन को कराया है। मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? तो मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई है कि मणि कैसी होती है। ऑप्शन में आप देखिए और ऑप्शन से आप ट्रिक मारिए। तो यहाँ पे क्या मैंने ट्रिक बताई थी कि मणि कैसी होती है? बहुत ही शीतल होती है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मणि कैसी होती है? बहुत ही शीतल होती है। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है महाकाव्य शिल्पाधिकारम। क्या है? महाकाव्य शिल्पाधिकारम। सॉरी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रहेगा शिल्पाधिकारम। ठीक है, तो महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथानक में जैन तत्व से। और अगला क्वेश्चन है पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? किसकी?
पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारिकाल। और अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्पाधिकारम। क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकारम। और अगला क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में मन्नम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यहाँ पे क्या शब्द दिया है? मन्नम। संगम कालीन साहित्य में मन्नम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा। याद रखना, ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम कालीन साहित्य में मन्नम शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। और अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलई। और अगला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी या फिर पत्नी, क्या है यहाँ पे शब्द, कड़गी या फिर पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेनगुट्टवन। तो ये थे हमारे सभी संगम कालीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको करा दिया है। आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पेपर में इससे बाहर संगम काल से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग बस इस वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिएगा और ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।